बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के काउंसलिंग सेशन में हम बात करेंगे सीए पर। सीए क्या होता है, सीए किसको करना चाहिए, सीए करने के बेहतर तरीका क्या होगा, इसके शॉर्टकट्स कौन है, सीए को आसानी से और फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन पास कर सकता है, और उसके अलावा ये कि इसके करियर ऑप्शंस क्या हैं, जॉब मार्केट क्या है। तो ये वो चीजें, बुनियादी बातें कि जो किसी भी करियर को ऑप्ट करने से पहले हमें जाननी जरूरी है। इंशाल्लाह आज के सेशन में मैं इन तमाम बातों के हवाले से आपको गाइड करूंगा और आखिर तक मेरे साथ रहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन हौसले से आप साथ रहेंगे तो आखिर तक बहुत फायदा होगा। किसी भी करियर को ऑप्ट करना हो तो सबसे पहली और बुनियादी जरूरत यह है कि वो है क्या, वो कहते किसको हैं। तो सीए के बारे में अगर हम कहें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में, तो ये बिजनेस अकाउंट्स है, बजटिंग है, इसके अलावा बिजनेस स्ट्रेटजी है, ऑडिट है और टैक्सेशन है। बस इतनी सी बात है। और दूसरी बात ये कि इसको पास कौन करेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको कौन पास करेगा, कौन इसमें बहुत आगे निकलेगा, जिसका आईक्यू बहुत हाई होगा? नो, बल्कि एक नॉर्मल आईक्यू, एक नॉर्मल ईक्यू रखने वाला फर्द वो इसको पास बड़े आराम से कर लेगा, बशर्ते के बैलेंस अप्रोच रखता हो, न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग रखता हो, प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हो, बशर्ते के स्टेमिना बहुत अच्छा हो, बशर्ते कि वो एक चीज के पीछे लगे और पूरी तवज्जो और फोकस होकर उसको पढ़े और उसको समझे, उसको जाने और उसके मुताबिक उसको प्रैक्टिकली उसको कर दे, तो बस वो उसको पास कर जाएगा। बस यही वो बुनियादी चीजें हैं कि जो इसको पास करने के लिए चाहिए। मजीद ये कि अगर आपका एनालिसिस अच्छा होगा, अगर आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होगी, अगर आपकी पब्लिक अप्रोच बहुत अच्छी होगी, तो आपको आसानी रहेगी। इसके बाद एक सवाल ये उभरता है कि अच्छा हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या होंगे, कि भाई फलाने के लिए तो बहुत से करियर ऑप्शन है, मेरे लिए क्या होंगे? तो भाई आपके लिए भी 12 बड़े करियर ऑप्शन मौजूद हैं गवर्नमेंट सेक्टर से हटकर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत होते ही हैं, हर मिनिस्ट्री, हर इदारा, हर जगह पे ही आपकी जरूरत होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर आपके लिए मौजूद हैं। ये 12 की पूरी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं कि जिसको अगर आप देखें कि आपको बहुत आसानी से ये बात समझ आ जाएगी कि आपके लिए कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं। अच्छा, जो ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जरा टॉप लेवल के हैं। अच्छा, टॉप लेवल में इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि आप टॉप पे जो जाने वाला होता बंदा वो तो एक होता है ना, या 2 होते हैं, लेकिन नीचे वाले जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। हायरार्की यूं चलती है। जब यूं चलती है तो उसका मतलब ये हुआ कि नीचे बहुत सारे लोग एंटर होंगे, फिर ऐसा ऐसा जो प्रमोशन होगी तो वो सबकी नहीं होगी, ऐसा ऐसा छांटी होती जाएगी तो आप ऊपर पे पहुंच जाएंगे। तो ये 12 फील्ड हैं जो आपको स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं। तो आप इसमें से अपने लिए चूज कर सकते हैं और अपने लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन सोच समझकर इसका इंतखाब कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद एक मसला ये होता है कि जी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, 95% होगी। नहीं, 60% है। 60% क्या होती है? आजकल बड़ी नॉर्मल होती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट के अंदर आपको क्वालिफाई करना है। उसके मुताबिक ये है कि वो क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट उसको कहते हैं और QAT भी उसको बोलते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। ए लेवल किया है तो उसका भी इक्विवेलेंस बनेगा, तो आपके 60% होना चाहिए। कोई कमी बेशी है तो क्वालिफाइंग टेस्ट में अपने आप को प्रूव कर लीजिए कि आप इस काबिल हैं कि आप सीए में जा सकते हैं, तो बस मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने पुराना बीए वाले आप कोई स्टूडेंट हैं या एसोसिएट डिग्री वाले आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप उस साइड से आप आ रहे हैं तो 45% भी अगर आपके पास स्कोर मौजूद है तो आप उसके मुताबिक एलिजिबल आप हो जाएंगे। लेकिन आपको आगे जब टेस्ट आएगा उसके मुताबिक आगे आपको चलना होगा। लिहाजा ये मसला आसान है, इसको अपने सर पे सवार नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका स्टडी फ्रेमवर्क क्या है। स्टडी फ्रेमवर्क समझना बड़ा जरूरी होता है। जब भी आपका कोई कोर्स या कोई जिंदगी का कोई भी काम जो बहुत लंबा काम हो, टाइम टेकिंग काम हो, तो उसको समझ लेना चाहिए कि इसके डिफरेंट फेजेस क्या हैं। तो फेजेस समझने से मामला आसान हो जाता है। देखिए, इसकी जो टोटल क्वालिफिकेशन है तो उसके मुताबिक इसके 21 पेपर बनते हैं। अब 21 पेपर को उन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड इस तरह से किया है कि इसके 1, 2, 3 इस तरह उन्होंने फेजेस बना दिए। सबसे पहला फेज है प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी फेज। ये 6 महीने का है, 5 पेपर हैं, 3 अटेम्प्ट्स हैं। ये अच्छी बात है और ये सबसे बेसिक चीज होती है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो बस इसको सीधा कोशिश कीजिए कि आप इसे एक ही अटेम्प्ट में कर लें, और कर भी सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल है तो फिर 2 हिस्सों में कर लें, तो फिर और आसान हो जाएगा, बड़े आराम से आप कर जाएंगे। इसके बाद दूसरा फेज है जो 1 साल का होता है।
CFA सर्टिफिकेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब 1 साल का है, इसके अंदर 8 पेपर हैं और 6 अटेम्प्ट्स हैं। 6 अटेम्प्ट्स बहुत अटेम्प्ट्स होती हैं और बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए कई तरह से आप कर सकते हैं। मसलन एक फर्द है, वो कहता है कि बस मैंने एक ही दफा में सारा करना है, तो भाई आप अपने लिए बर्डन ना बनाएं। आप बड़े आराम से बेटा ये कर सकते हैं कि आप इन पेपर्स को डिवाइड कर लें। अच्छा भाई मैंने इसको 2-2 या 3-3 पेपर्स में मैंने पास करना है, तो बस आप इसको आराम से कर जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पहले ही दिन से इसको बर्डन बना के आपने करने की कोशिश की तो फिर आपके लिए ये एक मसला बन जाएगा, मसला बन सकता है। तो इसलिए अच्छी अप्रोच इसमें ये होती है कि दूसरे फेज को थोड़ा सा शुरू से पार्ट्स में रखें, अच्छी तरह कोर्स को समझ लें और उसके मुताबिक इसको करके तो आगे आप निकल जाएं। अब इसके बाद तीसरा फेज आता है सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल का। ये फेज है 3.5 साल का। इस 3.5 साल के अंदर आपको 6 पेपर पास करने हैं और 6 ही अटेम्प्ट्स हैं आपके पास। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको भी जैसे मैंने सेकंड फेज के बारे में बताया, आप उसी तरह इसको मैनेज कर लें तो आप आसानी से कर जाएंगे। शुरू से आपने किसी तरह का बर्डन एक ही दफा करने का, घर वालों का किसी तरह का नहीं लेना, बल्कि शुरू से प्लान इस तरह करना है कि अच्छा भाई ये सारे कोर्स को समझ के, सारे पेपर्स को समझ के आपने डिवाइड कर लेना है कि ये दो और ये दो, इस तरीके से करके आपने इसको कर लेना है। यूं आपके लिए पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं होगा। इसके बाद आखिर में जाके मल्टी सब्जेक्ट आपको एक प्रोफेशनल एक एग्जाम देना होता है और उसमें 2 पेपर होते हैं और उसके लिए अटेम्प्ट्स जो है वो लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये कि आप इसको ये समझ सकते हैं कि आप उन 2 को एक एक करके पास कर सकते हैं और जितना टाइम वैसे ओवरऑल लगना है, और अगर आप एक एक करके करेंगे तो आप उतने ही टाइम के अंदर आप इसको पास कर जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो चीज मैंने बड़ी आसानी से और बड़े आराम से आपको समझा दी है, क्या वाकईतन ऐसा ही है? याद रखें, जिंदगी का कोई भी अच्छा और बड़ा काम आसानियों से नहीं होता। उसमें मसाइल होते हैं, उसमें मुश्किलात होती हैं, उसमें चैलेंजेस पेश आते हैं। सबसे पहला चैलेंज इसका सिलेबस होता है। इसका सिलेबस कॉम्प्लेक्स सिलेबस है, इसमें मुश्किलात हैं। इसका जो डिजाइन इस तरह किया हुआ है कि उसको समझना, अंडरस्टैंड करना वही मसला बनता है। दूसरा, इसके अंदर जो चैलेंज पेश आता है वो आपके दोस्त हैं, आपके दाएं बाएं के लोग हैं, वो चैलेंज बनते हैं कि जो हर वक्त आपसे पूछते हैं कि अच्छा भाई कहां पहुंचा, कितना पास हुआ, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं। और इन चीजों को अपने कानों से दूर कर लेंगे और इंडिपेंडेंट इस काम को कर लेंगे, उतना आसानी से आप इस काम को कर जाएंगे। लिहाजा कि किसी की बातें, किसी के ताने, किसी की चीजें आपने नहीं सुननी। इसके अलावा यह है कि चूंकि इसके जरा टफ होता है और आई कैप भी आपको जरा टफ टाइम देता रहता है, तो लिहाजा एक स्ट्रेस तो आपके ऊपर रहता ही है। फिर लॉन्ग ड्यूरेशन होने की वजह से फिर ये तो 6.5 साल का टाइम, 6-6.5 साल, अभी इतना हुआ है, अभी ये हुआ है, अभी वो। इंसान बाज़ औक़ात अकेले बैठे खुद ही हिसाब करते करते अपने आप को परेशान कर लेते। इन चीजों से बचाएं अपने आप को, ये काम ना करें। आपने स्टेप्स में कर लिया है, आप स्टेप्स में आप उसको करते चले जाएं, आप कर लेंगे। फिर एक मसला ये आता है कि आर्टिकल और स्टडी में बैलेंस करना, कि जब आपके आर्टिकल का काम शुरू होता है, जब आपकी वर्किंग शुरू होती है, स्टडी होती है, पढ़ना होता है, बाकी चीजें करनी होती है, तो फिर उसको बैलेंस करना ये एक मुश्किल काम होता है। तो लिहाजा इसको बैलेंस करने का आसान तरीका यह है कि आप अपने माइंड को आसान रखें, इजी रखें, उसके ऊपर प्रेशर ना आने दें। और प्रेशर जाहिर है कि दाएं बाएं से ही आता है और सिलेबस का आता है। सिलेबस को स्टेप बाय समझेंगे, मसला आसान हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फायदे और नुकसान क्या है, अच्छाई बुराई क्या है, ये भी समझना बड़ा जरूरी होता है और इंसान को जरा हौसला भी होता है। सबसे पहली चीज ये है कि ये जनाब रिवार्डिंग है, इसके मतलब डिमांड बहुत अच्छी है, इसके जो आपको रिटर्न मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है कि दौरान स्टडी आपके लिए मसले मसाइल जो भी हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में सीए कर जाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो फिर ये बहुत रिवार्डिंग होता है, डिमांडिंग होता है। आपके लिए जॉब ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं, आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, पूरी दुनिया आपके सामने खुली होती है, जहां मर्जी जाएं, जो मर्जी करें। लिहाजा ये एक मतलब इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है इसका। इसके अलावा एक चीज और भी है, वो है
प्रेस्टीज। आप किसी को कहें, किसी का तारुफ हो, वो आपको बताए कि भाई मैंने सीए किया है, तो आप फौरन कहते हो ये अच्छा काम किया है, आप रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये प्रेस्टीज होती है किसी भी करियर की, किसी भी चीज की। तो इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब आइए जरा दूसरी साइड पर। दूसरी साइड क्या कहती है? दूसरी साइड ये कहती है कि बेटा जहां आपको इतने फायदे हम दे रहे हैं, जितने हम इतनी सारी सहूलियात दे रहे हैं, इतनी आपको पे दे रहे हैं, इतना सारा कुछ दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ज्यादा है, आपका एहतसाब भी उतना ज्यादा होगा, और ऑन गोइंग जो काम है वो भी बहुत टफ है, वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग है, आपको अर्ली जाना है, लेट आना है। तो जाहिर है कि जब काम बढ़ेगा, जब रिवार्डिंग होगा, तो फिर कुछ ना कुछ तो सर्व करना पड़ेगा। लोग मिसाल देते हैं डॉक्टर्स की, जी डॉक्टर्स के पास बड़ा पैसा, डॉक्टर का बड़ा स्टेटस। जरा डॉक्टर की पर्सनल लाइफ को तो देखें जरा, क्या सोशल लाइफ होती है उसकी? सुबह कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और रात कितने बजे फारिग होते हैं? एक हॉस्पिटल से फारिग हुए फिर दूसरे में गए। तो ये जो भी करियर आप लेंगे कि जो बहुत ज्यादा रिवार्डिंग और बहुत प्रेस्टीज, बहुत अच्छा होगा, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये कि इसको लेके चलना चाहिए और खुशदिली से आप इसको एक्सेप्ट करें। उसके अलावा ये कि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है इसका, मतलब ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कि इसका एनवायरनमेंट ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। वो बिजनेस स्ट्रेटजी डिजाइन करने के हवाले से हो, वो बजट के हवाले से हो, वो ऑडिट के हवाले से हो, वो अकाउंट्स के हवाले से हो, टैक्सेशन के रेफरेंस में हो, किसी भी एतबार से हो, होता ज्यादा टफ है। तो ये इसका दूसरा पहलू भी है जो आपको मद्देनजर रखना चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी को भी और अपने ट्रेस को भी सामने रखकर इसका फैसला करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सीए के हवाले से एक बात और भी बताऊं। मतलब सीए वैसे तो ये एक सर्टिफिकेशन है ना, लाइसेंसिंग है, सर्टिफिकेशन है, तो आपने कर ली, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात को रिकॉग्नाइज करती है कि आपने इंटर के बाद 6 साल लगाए हैं, तो वो आपको मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी दे देती है। तो लिहाजा ये इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। तो इस लिहाज से इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। दूसरी चीज कि आपका जो सीए है, इसकी रिकॉग्निशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो इसकी रिकॉग्निशन ओवरऑल दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के अंदर मौजूद है। वो कनाडा हो, यूके हो, यूरोप के मालिक हो, या उसके अलावा ये कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर सऊदी अरब या मिडल ईस्ट ओवरऑल, तो इन तमाम जगहों के ऊपर इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो पूरी तरह मौजूद है और रिकॉग्निशन भी मौजूद है। और उसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा पहलू ये है कि बाज़ जगहों पे लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो आपकी एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, ओके, आपकी डिग्री कहाँ है? तो सीए अगर आपने किया हो तो आपको एमकॉम की साथ में डिग्री भी मिल जाती है। अब इसके बाद एक और पहलू जो आपको समझना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, लोग सवाल भी करते हैं कि जी इसमें पासिंग जो रेशो है वो बहुत थोड़ी है। मैं अभी आपको बताता हूं कि देखिए, जो इसका फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में जो पासिंग रेट चल रहा है वो है 50%। जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं 50% पास कर जाते हैं। सेकंड फेज में जो बच्चे आते हैं, तो सेकंड फेज के अंदर उनमें से तकरीबन 37% पास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जरा आई कैप जरा टाइट करता है और कहता है कि अच्छा यार अब जरा अच्छा, और जाहिर है कि सिलेबस कॉम्प्लेक्स है, मैंने पहले भी बताया, तो उसके मुताबिक उस काम को करना। और फिर ये है कि एक और चीज ये होती है कि आपने इंस्टीट्यूशन कौन सा लिया है, जहां से आप स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, तो वो अगर जितना अच्छी आपको प्रैक्टिस करवाएगा और जितना अच्छा पढ़ेंगे उसके मुताबिक आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ओवरऑल पिछले कुछ सालों से जो इसका रेशो आ रही है वो 37% है। अब आइए फाइनल पे, तो फाइनल जो है वो है 15%। तो 15% मेरी नजर में बुरा नहीं है, इसलिए कि जिस तरह का लॉन्ग कोर्स है, सारी चीजें हैं और उसके बाद की जो जिम्मेदारियां और काम है, तो मेरा ख्याल है कि आई कैप जो है वो इस चीज को बार बार मॉनिटर करते हुए और जिस अंदाज से चीज लेके चल रहा है और 15% का रेशो आ रही है। और बहरहाल आप अपने जाती और घर के हालात के मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं कि अगर 15% आ रहा है तो क्या ये 15% मेरे लिए ठीक है या नहीं, और मैं उसके मुताबिक सर्वाइव कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। मेरा बताने का मकसद भी ये है कि ये काम करने से पहले ये सोच लें कि इसके अंदर के हालात ये हैं, तो उसके मुताबिक ही मुझे आगे बढ़ना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और पहलू ये है कि भाई स्टडी तो हमने कर ली, लॉन्ग मतलब ड्यूरेशन है, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड हमें सैलरी क्या मिलेगी? तो सैलरी के हवाले से ये है कि ड्यूरिंग द स्टडी जो आपकी इंटर्नशिप वगैरह होती है या ट्रेनिंग के तौर पे आप काम करते हैं, तो वो तकरीबन कोई रफली 25,000 के आसपास आपको मिल जाता है। और उसके अलावा जो कोई मतलब अलाउंसेस वगैरह होते हैं ट्रेवलिंग के या बाकी, तो वो बहुत लिमिटेड होते हैं। उसके बाद जब आप जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में और वहां पे जाके जो सैलरी होती है, तो पाकिस्तान में स्टार्टिंग सैलरी एक सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, रफली जो मुनासिब इदारे हैं वो
1,50,000 کے آس پاس اسے آفر کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس وقت کی ساری اوور آل انوائرمنٹ کو دیکھیں تو یہ بری آفر نہیں ہے، اچھی آفر ہے، اور اس اچھی آفر کو اچھی آفر کے طور پہ لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. آخری بات جاب مارکیٹ کے حوالے سے، میں اگر جاب سیکٹر کی بات کروں تو 12 بڑے جاب سیکٹر ہیں، مطلب گورنمنٹ کے علاوہ. گورنمنٹ کا تو بہت بڑا سیکٹر اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، اس میں منسٹریز کے اندر اس کے ڈویژن ہیں، اس کی بہت ساری صوبائی، گورنمنٹ، فیڈرل، ہر جگہ پہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی 12 بڑے سیکٹرز ہیں جن کے اندر آپ جا سکتے ہیں، جو سکرین پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس لیے اس بات سے بالکل پریشان نہیں ہو کہ بھئی ہمارے پاس اپرچونٹی کم ہے یا نہیں ہے یا ہم نہیں جا سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سی اے کے حوالے سے جتنے بھی مختلف کویسچنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے، آپ کو چھوٹے چھوٹے سوالوں سے جان چھوٹ جائے اور آپ ٹھیک فیصلہ کر سکیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.